छात्र संगठन है, जो नेताओं का दबाव है, जो गुटबाजी है, उसके अंदर इतना उलझ चुका था कि वो आम स्टूडेंट्स के लिए मदद नहीं कर पा रहा था। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, एबीपी और एनएसयूआई दो बड़े छात्र संगठन देखे जाते हैं, किसी एक को चुनना पड़े तो उनका काम करने का तरीका है, उसके अंदर उनको बदलाव करना पड़ेगा। आज के समय में जो छात्र संगठन काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हित में बिल्कुल भी नहीं है। जो गड़बड़ी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तब कितना प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का एक छात्र नेता पर? लोगों के ऐसे विचार हैं कि पैसों के बिना राजनीति नहीं है। पर एनएसयूआई ज्वाइन करने की संभावना है क्या? जिस प्रकार से जो भी नेता मुकेश बाकर के नज़दीक हुए हैं उन्होंने अब तक एनएसयूआई ज्वाइन किया। चाहे नीट पेपर को लेकर जो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ। उन्हें खुद को नहीं पता है कि उच्च शिक्षा होता क्या है। नमस्कार, मैं पवन मिर्धा, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्रों की मजबूत आवाज़, मजबूत नेता, छात्र नेता, नाम है नीरज खिचड़। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को नीरज खिचड़ जी। बिल्कुल पवन जी, मेरा नाम नीरज खिचड़ है। मैं छात्र नेता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से और विश्वविद्यालय के एलएलएम का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे राजनीति में प्रवेश किया? अभी फ़िलहाल सक्रिय हो आप राजनीति में पूर्ण तरीके से? देखिए, जब मैंने मेरी राजनीतिक स्टार्ट करी, मैंने 2019 में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉलेज राजस्थान कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया और उसी महाविद्यालय के छात्रावास विवेकानंद छात्रावास में मैंने एडमिशन लिया। 2020 के अंदर, कोरोना के अंदर, जो आम स्टूडेंट्स थे जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कोरोना जैसी महामारी थी जिसके अंदर लोगों की कनेक्टिविटी बहुत कम थी, उस दौर के अंदर मैं छात्रावास से जब कॉलेज जाता था तो मेरे को देखने को मिलता था कि जो स्टूडेंट्स थे, जो ग्रामीण परिवेश से जो स्टूडेंट्स आए थे, वो अपनी बात को सही तरीके से प्रशासन के सामने नहीं रख पाते थे। तो उस समय मैं धीरे धीरे करके और आम स्टूडेंट्स की जो बात थी वो प्रशासन तक पहुँचाता था। छात्र राजनीति के लिए दो तीन अच्छे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतरीन छात्र संगठन माने जाते हैं, एबीपी, एनएसयूआई। आपने अपनी स्वतंत्र विचारधारा से ही इस चीज़ को सक्रिय करने का क्या निर्णय लिया? क्यों निर्णय लिया? कोई इसके पीछे कोई रहस्य? नहीं, देखिए, बिल्कुल पवन जी, क्या है कि जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर जब मैंने प्रवेश लिया, उस टाइम जब मैं राजस्थान कॉलेज की जो छात्र राजनीति करता था, जो छात्र संगठन है, मैं किसी भी छात्र संगठन को गलत नहीं बोलूँगा, भले वो एबीपी हो, भले वो एनएसयूआई हो, परंतु जो उन छात्र संगठनों का जो काम करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं सही प्रारूप से बच्चों के लिए मददगार नहीं था। उस समय जो छात्र संगठन है वो अपनी जो राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, जो नेताओं का दबाव है, जो गुटबाजी है, उसके अंदर इतना उलझ चुका था कि वो आम स्टूडेंट्स के लिए मदद नहीं कर पा रहा था। जो आम स्टूडेंट्स के लिए मदद नहीं कर पा रहा था, उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना अपने छात्र संगठनों से अलग चलकर और अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की जाए। आप राजनीति में सक्रिय हो और राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी अक्सर आपकी रील्स वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखिए कि आज के दिन अगर अपन बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, प्रदेश के जो देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई 2020 के अंदर, वो विश्वविद्यालयों के लिए, पूरे प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय देश के, उनके अंदर सही तरीके से उसको प्रशासन के द्वारा नहीं दोहराया गया कि वो किस तरीके से लागू की जाएगी, वो छात्रों के लिए कैसे अच्छी रहेगी, उसकी जो उसके प्रॉफिट्स थे वो लोगों को नहीं बताए गए। दूसरी बात की जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एनईपी के अंदर जो सेमेस्टर प्रणाली जो शुरू की गई, उस सेमेस्टर प्रणाली के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय के महाविद्यालय है उसके प्रशासन के द्वारा जो एडमिशन प्रक्रिया है वो समय पे नहीं करी जा रही है। एडमिशन प्रक्रिया के बाद में जो क्लासेज स्टूडेंट्स की होती है वो समय पे नहीं हो रही है, जो रिजल्ट्स है वो समय पे नहीं हो रहा है, जो एग्ज़ाम है वो समय पे नहीं हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं जितने आज छात्र राजनीति के अंदर हूँ, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे के पास प्रदेश और देश के भी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जिनसे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल वगैरह आते हैं कि जो एनईपी जो सरकार ने जो लागू की है, ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के
पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट्स के जो भरोसा है, जो उनका विश्वास है, उनके साथ खिलवाड़ है। क्योंकि एनईपी सेमेस्टर प्रणाली के अंदर ऐसा है कि जो प्रोफेसर्स की जो स्ट्रेंथ है वो पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो अनुपात निकाला जाए तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स का अनुपात बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। और जो सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर उनकी बैक आ रही है। बैक के नाम पर बैक लगाकर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो पूरे देश के अंदर रेवुलेशन के नाम पर बैक के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके नाम पर पैसे का बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आम स्टूडेंट से पैसा लूट रहे हैं। यदि आपको कभी एबीपी और एनएसयूआई दो बड़े छात्र संगठन देखे जाते हैं, किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि मेरी आज के दिन ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं किसी छात्र संगठन को गलत नहीं कहूँगा, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो छात्र संगठन, जिनको छात्र संगठन ही नाम दिया गया है, तो जो उनका काम करने का तरीका है उसके अंदर उनको बदलाव करना पड़ेगा। आज के समय में जो छात्र संगठन काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हित में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जो मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी का जो छात्र संगठन है उस पार्टी की जो मेन मुख्य धारा की राजनीति है उसको उस छात्र संगठन के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। जो बड़े नेता हैं वो लोग छात्र संगठन का यूज करते हैं, रैलियों के अंदर जो छात्र नेता है उनको बुलाते हैं, पार्टी के नेताओं को गाड़ी लेके बुलाते हैं, और वो एक जो आम स्टूडेंट्स है, जो संगठन के जो सक्रिय नेता है, जो छात्र नेता है, उनके ऊपर इतना दबाव हो चुका है कि वो मानसिक दबाव मानते हैं कि हम इस संगठन में जाएंगे तो नेता हमें रैलियों में बुलाएंगे। और दूसरी बात कि छात्र संगठन के अंदर जो नेता है वो बिल्कुल भी मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल भी। वो ऊपरी जो बात जो संगठन के जो मुख्य धारा के जो पदाधिकारी लोग हैं वो बैठे हैं, वो उनको ऑर्डर्स देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ का आज मेरे ऊपर भी कोई ऑर्डर करेगा, भी इंडिपेंडेंट हूँ मैं आज कोई भी, आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के जितने भी मुद्दे हैं मैं किसी से नहीं घबराता हूँ। मैं आम जो प्रशासन है उसके सामने जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उनको बेझिझक होकर रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो सकता था कि संगठन के लोग, पार्टी के लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर बन के हैं, तो आप जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी का संगठन जो आम बात होगी स्टूडेंट्स की वो उस प्रोफेसर के सामने नहीं रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, देखिए आने वाला समय क्या होता है क्या नहीं होता है देखा जाएगा। आज के दिन मैं मेरे जो इंडिपेंडेंट है उस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ के भाइयों का सहयोग है, और मैं विश्वविद्यालय की हर आम, भले ही वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्टूडेंट्स जिसकी फ़ीस देता है, उसे लेकर जो प्रशासन की जो गड़बड़ी है उन सभी के ऊपर मैं आम प्रशासन के सामने बात रखता हूं। और अकेली बात ही नहीं रखता हूं, बात रखने के बाद उसे प्रशासन को झुकाने का काम और छात्र हितों के अंदर फैसला लेने का काम भी मैं करवाता हूँ। आप जब भी आंदोलन वगैरह करते हो, प्रोटेस्ट वगैरह, तो विश्वविद्यालय में कुलगुरु हो चाहे कुलपति हो, आपसी जो अनबन बनती है विश्वविद्यालय में प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच, आपका इस चीज़ को लेकर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, आज के दिन जो पवन भाई, जो प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, देखिए रिलेशन वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो रिलेशन कहीं ना कहीं दोनों का अच्छा रहता है। परंतु अगर हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो अगर हम आम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे तो प्रशासन जो गड़बड़ी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर हमने फीस दी है, देखिए मैं आज मतलब राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर दूर से, मैं मेरे गांव से, एक छोटे से गांव से, जो मेरे जो परिवार है वो खेती करता है, तो मैं अगर यहाँ आऊँगा तो मेरे को किस चीज़ की हिचकिचाहट होगी? अगर मैंने जिस चीज़ की फ़ीस दी है अगर वो नहीं मिलेगी मेरे को, तो मैं उसके लिए प्रशासन के सामने बात रखूँगा। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो वो फिर रिश्ता भले कैसा हो, रिश्ता तो उनको भी सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो आज विश्वविद्यालय के अंदर बनी, वो कुलगुरु है। कुलगुरु अगर विश्वविद्यालय की कुलगुरु है तो उसका फ़र्ज बनता है कि जो विश्वविद्यालय की जो ढांचा है उसको मैं कैसे सही तरीके से बना के रखूँ, कैसे मैं मेरे जो विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मेरे घर के बेटे बेटियों की तरह कैसे अच्छी शिक्षा दे सकूँ, उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो भले ही रिश्ता खराब हो, उसके लिए हम प्रशासन के सामने हमेशा खड़े मिलेंगे। राजनीतिक जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? देखिए, कठिन दौर तो मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे मतलब मेरे सबसे बड़ा कठिन दौर तो ये रहा कि मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। मेरे फादर और मतलब मेरे पिताजी और खेती करते हैं, ठीक है, मेरी जॉइंट फैमिली है, वो अच्छे रहते हैं परिवार में। जब मैंने राजनीति स्टार्ट करी
तब मेरे घर वालों का भी ये कहना था कि राजनीति अपने जैसे किसान लोगों के जो खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों की नहीं है, राजनीति के अंदर पैसा चाहिए, बाहुबल चाहिए, गाड़ी घोड़े चाहिए। तो उस समय मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरे को बोला कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, नौकरी की तैयारी कीजिए, अपने घर को नौकरी की ज़रूरत है। तो उस समय कहीं ना कहीं मतलब संघर्ष करते समय घर वालों की बातें दिमाग में आना, पर धीरे धीरे जो साथ के भाई थे उनसे मोटिवेशन मिलता रहा। वो उन्होंने बोला कि नहीं, अपना छात्र राजनीति, मेरे भी कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं क्या मेरे तो मन में था ही कि छात्र राजनीति करेंगे, छात्र जो आम स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उनको प्रशासन के सामने रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें वही समझ सकता है जो गाँव ढाणी से आता है। और विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनकी बात रखने वाला भी कोई होना ज़रूरी है। आपने बाहुबल की बात की, पैसों की बात की, छात्र राजनीति में पैसों की, बाहुबल की क्या वाकई चलती है? मतलब कितना प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का एक छात्र नेता पर, छात्रों पर, जो छात्र राजनीति जो पैसों से करते हैं लोग उसका? नहीं, देखिए, मैं किसी पे मतलब मैं तंज नहीं करूँगा, पर मेरा ये मानना है कि जो छात्र राजनीति है वो संघर्ष की राजनीति होनी चाहिए। अगर मैं आज यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ तो मैं विश्वविद्यालय के अंदर कौन सी समस्याएं हैं जिनको मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ, फिर स्टूडेंट से सुनकर फिर उन पे विचार करके फिर उसको प्रशासन के सामने रखता हूँ। तो जो मतलब पैसों की राजनीति है वो प्रभावशाली नहीं होती है। देखिए, आज आम स्टूडेंट्स के बीच में जो आदमी काम करेगा, जो स्टूडेंट्स की बात को सुनेगा, जो स्टूडेंट्स के मुद्दों पे बात करेगा, वही व्यक्ति आज के दिन प्रभावित होगा। पैसों की राजनीति, मेरा नहीं मानना है कि छात्र राजनीति चलती नहीं है, पर लोगों के विचार ऐसे हैं, लोगों के विचार ये हैं कि जो राजनीति कोई भी अगर व्यक्ति करेगा तो उसको पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अपने ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके जो पिताजी हैं जो वो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जो वहाँ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके पास पैसा होता है, बाहुल होता है, तो उन्हें लगता है कि हर जगह पैसा चलता होगा, तो पैसे से राजनीति होगी। तो उन लोगों के ऐसे विचार हैं कि पैसों के बिना राजनीति नहीं है। पर मेरा ये नहीं मानना है, अगर आप सच में जो जनता के मुद्दे, जो भले यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के मुद्दे, अगर आप उन पे काम करोगे तो आपको पैसों की कहीं ज़रूरत नहीं है। आजकल अक्सर छात्र नेता ऐसे हो गए हैं जो धरातल पर कम करते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम करते हैं। उन नेताओं को लेकर आप क्या सोचते हो? देखिए, मैं मान लो सोशल मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आज उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स हो गए, भले ही जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन लोगों की आवाज़ उठती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो नहीं उठ पाते हैं, पर वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो उठते हैं, और प्रशासन उन पे मतलब प्रशासन की नज़रें बनती है उनके ऊपर, फिर उनके काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ न्याय होता है उससे सोशल मीडिया फ़ायदा मिलता है, परंतु जो सोशल मीडिया के साथ जो खिलवाड़ करके, जो मतलब मान लो आज कोई भी वीडियो एडिटिंग करके किसी के साथ आप किसी के मतलब जो उसकी इमेज है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो या किसी की नेगेटिव इमेज बना रहे हो, तो जो मिसयूजेज है, देखिए मिसयूजेज होते हैं, तो जो मिसयूजेज सोशल मीडिया के किए जा रहे हैं मैं उनको कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। आप धरातल पे कुछ काम कीजिए, आप स्टूडेंट्स की बात कीजिए, आप स्टूडेंट्स को साथ लीजिए। अगर सोशल मीडिया पे बिल्कुल आप सभी लोग आज सोशल मीडिया चलाते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और यहाँ राजस्थान के टॉपर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सोशल मीडिया का यूज़ करना ज़रूरी है। तो आप सोशल मीडिया के साथ साथ में आपका धरातल पे ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी आप स्टूडेंट से कोई सवाल करो तो वो स्टूडेंट से ये कहना चाहिए हाँ, इस व्यक्ति ने हमारी मदद की है। आपने 2023 में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ी रैली की थी, भूख हड़ताल भी की थी आपने। आज 2026 हो गया, छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या स्पष्टता है? देखिए, जब मैं राजस्थान महाविद्यालय से तैयारी कर रहा था उस समय कोरोना काल है, वहाँ मैं राजस्थान महाविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ पाया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो गहलोत सरकार के द्वारा छात्र संघ चुनाव को नई शिक्षा नीति के हवाला देकर उसको स्थगित किया गया था। उस समय हमने अनेकों प्रकार से प्रदर्शन किए, जिसके अंदर मैंने लगभग 9 दिन तक यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल की गई। फिर भूख हड़ताल को तोड़ा गया और फिर हमने एक प्रदेश लेवल पर
जो आरएलपी सुप्रीमो सांसद नागौर हनुमान जी बेनीवाल है, उनके नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान में संभाग स्तर पे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके आम स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उनको अवगत कराया कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो जो प्रशासन है और जो सरकार है वो आम स्टूडेंट्स पे इतनी हावी हो जाएगी कि उनकी पढ़ाई करने का जो सपना है वो सपना रह जाएगा। उस समय हमने भूख हड़ताल करी और भी उग्र आंदोलन करे, मुख्य द्वार पर उग्र आंदोलन किए। फिर हमने एक प्रदेश लेवल पर एक जयपुर के अंदर राजधानी के अंदर एक बड़ी रैली करी। रैली के अंदर जो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर छात्र संघ चुनाव की बहाली करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने बहाली नहीं करी। उसके बाद सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई। हमने उनसे भी मांग की कि आप जो छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल कीजिए। माननीय जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजन लाल जी शर्मा से भी हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे निवेदन किया। उच्च शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई, उनसे भी हमने निवेदन किया कि आप जो लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है छात्र राजनीति के अंदर जो छात्र संघ चुनाव है आप उसको बहाल कीजिए। छात्र संघ चुनाव आम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल छात्र संघ चुनाव की चर्चाएं और प्रोटेस्ट विश्वविद्यालय में कम हो गए हैं, क्या लगता है छात्र संघ चुनाव का कोई नोटिस आया है? क्या छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान के अंदर जब से बंद हुए हैं, जो स्टूडेंट्स थे उनकी विश्वविद्यालय की तरफ जो मतलब एडमिशन के टाइम जो प्रोसेस होती है, जैसे अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि जब छात्र नेता छात्र राजनीति में जब एक्टिव थे तो वो लोगों को, स्टूडेंट्स को, जहाँ जिस क्षेत्र से वो आते थे वहाँ के स्टूडेंट्स को बताते थे कि हाँ ये प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ अच्छा वातावरण है पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कनेक्टिविटी थी एक यूनिवर्सिटी की और आम स्टूडेंट्स की एडमिशन लेने के प्रोसेस में छात्र नेता का बहुत बड़ा रोल था। सरकार द्वारा जब से छात्र संघ चुनाव स्थगित किए हैं, जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, तब से जो एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरी है। यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स का जो यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनकी स्ट्रेंथ घटी है। वो छात्र संघ चुनाव है, लेकिन जब अब की बार जब छात्र संघ चुनाव जब चालू नहीं किए जा रहे थे उस टाइम मेरे द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की गई थी कि प्रदेश का जो ये हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, ये छात्र राजनीति के अंदर छात्र संघ चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। राजस्थान हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को ऑर्डर दिए कि आप सत्र आने वाले 2026-27 के स्तर में जो एकेडमिक काउंसिल का जो कैलेंडर जारी करेंगे उसके अंदर आप ये हवाला नहीं देंगे कि जो छात्र संघ चुनाव है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कराए जाएंगे। आप ही को वो छात्र संघ चुनाव उस एकेडमिक काउंसिल के कैलेंडर के अंदर जारी करनी है, उसकी तारीख भी जारी करनी है और स्पष्ट रूप से आप स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए कि छात्र संघ चुनाव में जो दिक्कतें आती है उसमें स्टूडेंट्स का क्या सहयोग चाहिए। उसके लिए मीटिंग भी हुई, सब चीज़ें हुई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार दोनों मिल चुके हैं। वो इस भ्रष्टाचार को अंदर जो आम स्टूडेंट्स के पैसे हैं उनको कैसे खाया जाए। अगर उन्हें पता है अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो आम स्टूडेंट्स अपनी बात रखेंगे, उनका नेतृत्व करने वाला कोई अध्यक्ष होगा जो स्टूडेंट्स के बात को रखेगा और उनके जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर देगा। तो सरकार ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर उस ऑर्डर के ऊपर राजस्थान उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच में जाकर उसके ऊपर स्टे ले लिया, लेकिन जो आम छात्र है वो रुकने वाला नहीं है। आज जो छात्र संघ चुनाव की मांग है, मेरे द्वारा बहुत बार विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन किया गया, लगातार मैं 2023 से प्रदर्शन कर रहा हूँ और जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे जब तक मैं छात्र संघ चुनाव करा के ही सांस लूँगा। राजस्थान में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से आते हैं और आज बहुत बड़े पद पर हैं। मैं नाम लूँगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। हनुमान बेनीवाल। देखिए बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जब पहली बार छात्र संघ चुनाव स्थगित हुए थे उस टाइम हमारे साथ खड़े थे वो, और प्रदेश लेवल पे हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। मुकेश बाकर। जी बिल्कुल, मुकेश जी बाकर भी हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हुए हैं और छात्र राजनीति में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वो हमेशा से छात्र राजनीति में छात्रों के जो मुद्दे हैं उस पर बोलते रहते हैं और आम छात्र की आवाज़ उठाते रहते हैं। राजेंद्र राठौड़। देखिए आप जिन भी लोगों का नाम ले रहे हो वो सभी लोग राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। राजेंद्र जी राठौड़ भी एक दिग्गज नेता है
वो लगभग 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लोगों ने उन्हें अपना वोट देकर और उन्हें विधानसभा में पहुंचाया। वो सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जनता के लिए अच्छे नेता है। रविंद्र सिंह भाटी भी मजबूत नेता देखे जाते हैं, छात्र राजनीति से आते हैं। बिल्कुल, देखिए रविंद्र सिंह जी भाटी भी, जिस टाइम मैं छात्र राजनीति में आया था उस समय वो जोधपुर की छात्र राजनीति में थे, और उस समय से मैं उनको देख रहा हूँ कि उन्होंने भी अपने छात्र राजनीति में अच्छा संघर्ष किया। वो बड़े भाई हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है कि उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर बहुत ही एक धरातल से घर से उठकर आज उन छात्र राजनीति की, और आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अच्छा नाम है। वर्तमान राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जो नीरज खीचड़ को प्रभावित करता है? देखिए, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो बीजेपी हो, मैं उन सभी नेताओं से प्रभावित होता हूँ जो आम छात्र और जो आम लोग हैं, जिनके जो धरातल के मुद्दे हैं, जो जनता की जो धरातल की चीज़ें हैं जिनको वो उठाते हैं, वो भले ही पक्ष में हो भले ही वो विपक्ष में हो, मैं उन सभी नेताओं से प्रभावित हूँ जो आम स्टूडेंट्स की और आम जो लोग हैं उनकी बातों को मतलब पहुँचाते हैं और उनको पूरा करते हैं। आदर्श किसे मानते हो? नहीं, देखिए आदर्श तो मैंने आपको बता दिया कि मैं भले वो बीजेपी हो भले कांग्रेस हो, जो जिस मैं छात्र राजनीति में हूँ, तो जो आम स्टूडेंट्स की जो बात को हमेशा जो रखता है आगे, और जो लोगों के अंदर जो प्रभावित है, जो लोगों के लिए आज चुन के जिन्हें वहाँ भेजा है, तो उन्होंने किस आधार पे उन्हें वहाँ भेजा, उन्होंने किस सपनों पे उन्हें भेजा कि वो नेता हमारे लिए, उनमें सभी नेताओं से प्रभावित होता हूँ। और मैं आदर्श तो मैंने आपको बताया कि जो लोगों के लिए काम कर रहा है, मैं उन सभी लोगों से, नेताओं से सीखने को भी मेरे को मिलता है, और मैं उन सभी को आदर्श मानता हूँ। आपकी और मुकेश बाकर की अक्सर नज़दीकियाँ हैं जो नज़र आती है, चर्चा भी होती है। एनएसयूआई ज्वाइन करने की संभावना है क्या? जिस प्रकार से जो भी नेता मुकेश बाकर के नज़दीक हुए हैं उन्होंने अब तक एनएसयूआई ज्वाइन की है, चाहे अपन निर्मल चौधरी की भी बात करें तो। नहीं, देखिए बिल्कुल, मुकेश जी बाकर मैंने आपको बताया वो विश्वविद्यालय के सीनियर थे, और जो राजस्थान महाविद्यालय का जो मैंने बताया जिस छात्रावास में मैं रहा, विवेकानंद छात्रावास, वो वहाँ से भी मेरे सीनियर थे। तो जो वो बॉन्डिंग थी, वो बड़े भाई हैं, तो उनसे हमेशा मिलना जुलना रहता, पारिवारिक मतलब वो हमारा आपस में आना जाना है, और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि सोचिए कि जब पहली बार जब 2004 के बाद 2010 में जब छात्र संघ चुनाव हुए, उस समय बहुत से नेताओं ने चुनाव लड़े, पर मैं आज सुनता हूँ कि मुकेश बाकर उस समय जन नेता, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे मुद्दों पे बात करते थे, और वो हमेशा संघर्ष करते हैं। और आज भी देखिए, आज वो 2010 में छात्र राजनीति में चुनाव लड़े, और 2026 चल रहा है, दूसरी बार वो नागौर से, लाडनू से विधायक चुने गए। बिल्कुल। अभी एक प्रदेश और देश में एक मुद्दा है नीट पेपर लीक को लेकर। आप इस नीट पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नीट पेपर को लेकर मैं पूर्णतः सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। जो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री को इस प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं की जो डावाडोर है उनके हाथ में दे दी है। उन्हें खुद को नहीं पता है कि उच्च शिक्षा होता क्या है या शिक्षा होता क्या है। उनको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। आप देखिए कि एनटी जो सबसे बड़ी टेस्ट एजेंसी है अपने भारत की, उसके द्वारा कोई एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपनी शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा की जो स्थिति है भारत की, पूरे भारत की, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। वो आज के दिन ऐसे हाथों में है कि जहां आम स्टूडेंट्स के सपने टूटेंगे ही टूटेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो नीट परीक्षा जैसे हुई वो कैंसिल हुई। आप देखिए कि उसके बाद के अंदर पूरे भारत के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। आप उस परीक्षा को दोबारा करा रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको आज ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ा कि आप किसी परीक्षा को दोबारा करा रहे हो, लेकिन आप परीक्षा तो दोबारा करा लोगे, पर जिन स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा जो लीक हुई उसके कारण आत्महत्या कर ली, आप उनके घर वालों को कैसे समझाओगे? आप उस स्टूडेंट्स के जीवन को वापस ला सकते हो क्या? आप परीक्षाएं तो वापस करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को और जो सरकार के अंदर जितने भी लोग एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स में बैठे, मैं कह रहा हूँ उनके सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है उनके लिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पे। मेरा तो ये मानना है कि आप सोचिए वो कितना खिलवाड़ किया उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ। जो सरकार अभी कुछ आने वाले दिनों में आगे नीट की परीक्षाएं हैं,
दोबारा करा दिया। क्यों परिस्थिति आई है ऐसी कि आपको नीट की परीक्षा दोबारा करानी पड़ रही है? किसी स्टूडेंट ने अगर अच्छा एग्ज़ाम, पिछला अच्छा एग्ज़ाम किया तो ज़रूरी थोड़ी है उसका ये एग्ज़ाम अच्छा होगा। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी आत्महत्या करी है, वो दूसरी बार परीक्षा अगर उनकी कैसी होगी, उनका उस समय कैसा मानसिक लेवल होगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा यही है कि आप अपनी परीक्षाओं को अच्छा दीजिए, और जो ये देश की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सुधारना होगा। एक सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का पेज बना वायरल हो गया, आप इसको कैसे देखते हैं? उनके मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और आप भी एक यूथ लीडर हो। नहीं, देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले जैसे जयपुर में प्रोटेस्ट किया, पूरे भारत के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैंने कल परसों देखे, उसके फॉलोअर जब वो बनी उस दिन 1000 फॉलोअर थे, आज उसके लगभग 23 लाख फॉलोअर्स, 23 मिलियन फॉलोअर्स के हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जैसे आपने सोशल मीडिया का पूछा, तो आम जो देश के जो युवा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि वो अपने, देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो जिन लोगों ने संपादक हैं उन्होंने अच्छे युवाओं के मुद्दे पे बात करी, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पर वो राजनीति में आना चाहिए, वो चीज़ें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी है। पर मेरे ये मानना है कि जो युवा, आज मैं मान लो राजस्थान का हूँ, तो मैं अपने लेवल पे यहाँ ऐसी चीज़ें करूँ, आम छात्र जो मुद्दे उठाऊँ कि वो सच में मुद्दे पूरे हो सके। आप सोशल मीडिया पे कोई मुद्दा उठाओगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने संपादक किया, आज वो देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत करी, उनको भी शुभकामनाएं। उन लोग स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाते हैं, उनको शुभकामनाएं। पर मेरा ये मानना है कि आम स्टूडेंट्स को इस भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ेगा। फ़ोनों पे उतरने से कोई प्रशासन नहीं झुकेगा। आज तक आप एक भी ऐसी चीज़ बता दीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर चली और उस पर प्रशासन झुक गया। प्रशासन के दरवाजे पे नहीं पहुंचोगे जब तक प्रशासन नहीं झुकेगा, और आम जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन पे वो बात नहीं करेगा। छात्र राजनीति में युवाओं की अहम भूमिकाएं होती है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? नहीं, बिल्कुल, जो प्रदेश और देश के जो छात्र हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो सभी छात्र राजनीति करें। जो वहाँ के जो मुद्दे हैं, जो प्रभावित मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की सुविधा हो गई आम स्टूडेंट्स को, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो सरकार है वो ऐसे नियम बनाए कि अपने से नियम रखें कि जो सच में जो एजुकेशन है, मेरा ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो देश के अंदर बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। सबसे बड़ी ये जो कोचिंग सेंटर्स है, इनको सबसे पहले ताला लगना चाहिए। आप विश्वविद्यालय के अंदर हो, आप कॉलेज के अंदर हो, आप छोटे कहीं महाविद्यालय के, राजकीय महाविद्यालय के अंदर हो, वहाँ सरकार के ऐसे प्रोपेगेंडा सुनने होने चाहिए कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि वहाँ ही उस स्टूडेंट को, जिस परीक्षा की जो तैयारी करना चाहता है, वहाँ प्रोफेसर्स हैं, कुछ समय बाद वो ऐसी तैयारियां कराएं कि आम स्टूडेंट को इन जो ये भ्रष्टाचार करके जो पैसे लूट रहे हैं आम स्टूडेंट से, ये कोचिंगों के नाम पर, इन कोचिंगों को सबसे पहले बंद करना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान के अंदर कोचिंग अधिनियम लाई सरकार, पर वो कोचिंग अधिनियम लाने के बाद में उसके ऊपर काम क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। जो सरकार और जो कोचिंग, सरकार बदलती रहती है, कोचिंग वही रहती है, और वो लोग उस सरकार में भी लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आम स्टूडेंट से पैसा लूटते हैं, और दूसरी सरकार बनती है उसके साथ मिलकर भी फिर आम स्टूडेंट से पैसा लूटते हैं। ये पैसा लूटने का तरीका है। मैं प्रदेश और देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हक और अधिकार की लड़ाई में बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़े। देश के जो पढ़े लिखे हुए युवा है, जो छात्र राजनीति में आएंगे, कल को वो प्रदेश की राजनीति करें। प्रदेश की राजनीति में वो चुनाव लड़े नहीं लड़े वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर प्रदेश की राजनीति के अंदर पढ़े लिखे हुए अगर लोग होंगे तो वो सही तरीके से प्रशासन को अपनी बात मनवा सकते हैं। अनपढ़ लोग होंगे तो जैसे ऐसे शिक्षा मंत्री बने रखे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी देश की जो शिक्षा व्यवस्था, वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज खीचड़ जी, आज हमारे साथ जुड़े और युवाओं के लिए जो संदेश दिया है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई।